अब ये पानी एसिडिक है या बेसिक है? अगर चलो पता चल गया एसिडिक है, तो सामने सब्सटेंस रखा है ये एसिड है, ये वाला जो सब्सटेंस रखा है ये बेस है। तो ऐसे सब्सटेंस को या कोई भी ऐसी चीज़ या कोई प्रॉब्लम, ये क्या हो जाए, पीएच वैल्यू इधर आ जाए, 7 से लेफ्ट साइड में जाए, यानी लेस देन 7 हो जाए। अब जब आप ज़्यादा खाना खा लेते हो तो उसको क्या लगता है कि भाई खाना ज़्यादा है, एसिड की ज़्यादा जरूरत पड़ेगी, वो ज़्यादा एसिड रिलीज कर देता है। और वही जब एसिड ज़्यादा हो जाता है, मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट्स। बहुत ही सिंपल, कड़वा भी नहीं कह सकते, खट्टा भी नहीं कह सकते। एसिड की प्रॉपर्टी क्या क्या है, तो एसिड की प्रॉपर्टी को समझने के लिए मैं सूर्य प्रकाश आज तुम लोगों के लिए लेकर आया हूं एसिड बेसिस एंड सॉल्ट का वन सॉल्ट। जैसा कि आप लोगों को पता है, मेरी इस वीडियो से आप लोग अपने एग्जाम से पहले एक क्विक रिवीजन बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकते हो। इस वीडियो में तुम्हें स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ईच एंड एवरी टॉपिक्स को एक्सप्लेन किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। तो यहां पर हम सबसे पहला टॉपिक जो अपना देखेंगे वो ये है कि प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। एसिड की प्रॉपर्टी क्या क्या है। तो एसिड की प्रॉपर्टी को समझने के लिए यहां पर देखो कि सबसे पहले कि एसिड नाम आया कैसे। तो एक ये हमारे पास वर्ड है, लैटिन वर्ड एसिडस, उससे आया है, जिसका मतलब क्या होता है, टेस्ट सोर, मतलब ऐसा अजीब सा टेस्ट आएगा, इसका सोर जैसा टेस्ट आएगा। कड़वा भी नहीं कह सकते, खट्टा भी नहीं कह सकते, एक मिक्स टाइप का कड़वा और खट्टे का सहेगा। दूसरा, ये लिटमस पेपर ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देता है। ऐसा समझो कि B2R, मतलब Br किसका होता है, एसिड के लिए होता है। क्लियर है। दूसरा, अगर इसको हम एक्वस सोल्यूशन के साथ मिक्स करें, यानी किसी ऐसे सोल्यूशन के साथ मिक्स करें जिसमें वाटर हो, ठीक है, तो उसके साथ मिक्स होकर ये H+ आयंस को प्रोड्यूस करता है। समझ में आ गया होगा एसिड की एग्जैक्टली पहचान कैसे है। ठीक है। दूसरी चीज हम समझते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब ये होता है कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड हो, मतलब बहुत पावरफुल हो, जैसे HCl, H2SO4, HNO3। इसके बाद आता है वीक एसिड, जो वीक हो, जैसे हम अपने घरों में जो टॉयलेट क्लीनर की तरह कभी कभी एसिड का भी यूज करते हैं, वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो थोड़े से डाइल्यूटेड होते हैं, यानी वीक एसिड होते हैं, जो कि इतना ज्यादा हार्म नहीं पहुंचाते हमारी बॉडी के कांटेक्ट में आकर। CH3COOH, ऑक्सैलिक एसिड, लैक्टिक एसिड। ठीक है। इसके बाद आता है कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। इसका मतलब क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड है मतलब इसके अंदर एसिड का अमाउंट बहुत ज्यादा है बट वाटर का अमाउंट काफी ज्यादा कम है, उसको हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। डाइल्यूटेड एसिड क्या होता है, ठीक इसका अपोजिट, वाटर का कंटेंट इसमें ज्यादा होगा और एसिड का कंटेंट क्या होगा, कम। यानी हमारे घरों में जो एज अ टॉयलेट क्लीनर यूज होता है, वो कौन सा एसिड होता है, वीक एसिड होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको डायरेक्टली टच करके देखो, वो हार्म पहुंचाएगा, थोड़ा कम पहुंचाएगा, लेकिन उससे हार्म जरूर होगा। ठीक है। तो अभी ये चीजें क्लियर हो गई हैं कि एसिड की प्रॉपर्टी क्या होती है और कैसे पता चलता है कि एसिड है। ठीक है। अब हम प्रॉपर्टी देखेंगे बेस की, यानी बेस की प्रॉपर्टी क्या होती है। तो यहां पर भी सेम, सबसे पहले इसके टेस्ट को देखते हैं। इसका टेस्ट कैसा होता है, बिटर, बिटर टेस्ट होता है। प्लस ये सोपी इन टच होता है। साबुन देखा है, शैम्पू देखा है, जब आप उसको वाटर के कांटेक्ट में लाते हो तो वो OH आयंस फॉर्म करता है, OH नेगेटिव आयंस फॉर्म करता है, और यही OH नेगेटिव आयंस सोपी फॉर्म देता है। यानी जब उसको आप टच करोगे ना, ऐसा लगेगा सोप टच कर रहे हो, बबल्स निकलेंगे, झाग निकलेंगे, ऐसी स्टिकीनेस लगेगी, वो क्या होता है, सोपी इन टच उसको बोलते हैं। प्लस ये क्या करता है, रेड को ब्लू लिटमस में कन्वर्ट कर देता है, रेड को ब्लू लिटमस में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है। यहां पर भी सेम वही चीज है। स्ट्रॉन्ग बेस के नाम है NaOH, KOH एंड CaOH2। ये 2 यहां पर बेस में होगा। ठीक है। वीक बेस की बात करें तो NH4OH, ये 4 भी यहां बेस में होगा। एल्कलीज की बात करें तो एल्कलीज क्या होता है, दीज आर बेस्ड विच सॉल्युबल इन वाटर। एल्कलीज क्या होते हैं, वो बेस होते हैं जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल NaOH, KOH, CaOH2। क्लियर हो गया। एसिड और बेस दोनों की प्रॉपर्टी हमें अच्छे से समझ में आ गई। लेकिन एक चीज सोचो, क्या हमने टेस्ट के बेसिस पर एसिड और बेसिस को बताना सही चीज है। हमें कोई एक नया सब्सटेंस मिला, अब हमें पता करना है ये एसिड है या बेस है, हम क्या करेंगे, उसे टेस्ट करेंगे। अगर टेस्ट करने में बंदे की जान चली गई तो टेस्ट करना तो इज नॉट अ सोल्यूशन कि हम चेक कर ले कि वो एसिड है या बेस है। तो इसके लिए साइंटिस्टों को चाहिए था कुछ इंडिकेटर्स, यानी कुछ ऐसी पहचान, कुछ ऐसे रिएक्शंस जिसकी वजह से हमें पता चल जाए कि ये जो सामने सब्सटेंस रखा है ये एसिड है,
ये वाला जो सब्सटेंस रखा है ये बेस है। तो ऐसे सब्सटेंस को या कोई भी ऐसी चीज या कोई प्रोसेस जिसकी वजह से क्लासिफाई हो पाए कि वो एसिड है या बेस, दैट इज कॉल्ड इंडिकेटर्स। उसको हम क्या बोलते हैं? इंडिकेटर्स बोलते हैं, यानी इंडिकेट करने वाला कि सामने वाला सब्सटेंस एसिड है या बेस है। तो सब्सटेंस विच चेंज देयर कलर, स्मेल इन डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंस, यानी अगर एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो अलग कलर चेंज कर रहा है, अलग स्मेल प्रोड्यूस कर रहा है, यानी अगर बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है तो अलग कलर प्रोड्यूस कर रहा है, अलग स्मेल दे रहा है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इंडिकेटर्स। अब ये होते हैं टोटल 3 टाइप के हैं, नेचुरल, सिंथेटिक और ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। तो तीनों को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले आता है नेचुरल इंडिकेटर्स। नेचुरल इंडिकेटर्स की बात करें तो ये हमें नेचर से मिलता है, यानी प्लांट से हमें देखने को मिल जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल लिटमस, रेड कैबेज लीव्स एक्सट्रैक्ट करती है, फ्लावर्स होता है, बहुत सारे टर्मरिक होते हैं। तो ये सब क्या है? ये नेचुरल इंडिकेटर्स हैं। दूसरा अगर हम बात करें सिंथेटिक इंडिकेटर्स की, तो दीज आर केमिकल सब्सटेंस। ये एक तरह से केमिकल सब्सटेंस होते हैं, जैसे मिथाइल ऑरेंज, ठीक है, फिनोफ्थलीन, ये सब क्या है? ये सब क्या है? सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स की बात करें तो दीज सब्सटेंस हैव डिफरेंट ओडोर इन एसिड एंड बेस, मतलब जो स्मेल के बेसिस पे आपको क्लियर कर दे कि ये चीज जो है वो एसिड है और ये बेस है, उसको हम बोलते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ये सब कलर्स और स्मेल दोनों के बेसिस पे होते हैं, बट ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स इज ओनली डिपेंड ऑन स्मेल या ओडोर कह सकते हो। क्लियर है? इंडिकेटर्स समझ में आ गए? तो नाउ अभी साइंटिस्टों को पता चल गया कि वो कैसे चेक कर सकते हैं। क्लियर? अब जो हमारा टॉपिक है उसको हम एक ही टॉपिक करेंगे और उन सारी चीजों में 2 चीजें कॉमन है। एक तो डेफिनेशन मिलेगा क्या, दूसरा 2 रिएक्शन, यानी हम कोई भी चीज अब आगे वाले टॉपिक में पढ़ेंगे उसकी हमें 2 रिएक्शन मिलना कंपलसरी है। 2 रिएक्शन आपको याद होना कंपलसरी है। अगर कभी इनकेस मैंने एक ही एग्जांपल लिया है तो जस्ट फॉर मैंने टीचिंग के लिए लिया है, आप एटलीस्ट एक डेफिनेशन के 2 एग्जांपल्स जरूर लर्न कर लेना, ठीक है? तो हमें बेसिकली पढ़ना है एसिड और बेस का अलग अलग सब्सटेंस के साथ रिएक्शन क्या होता है, क्या आउटपुट देते हैं वो रिएक्शन करके। तो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो ये पढ़ेंगे कि रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल, यानी जो एसिड होता है वो मेटल के साथ रिएक्शन करके क्या देता है। तो देखो, एसिड को कभी भी हम किसी मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो सबसे पहले तो ये सॉल्ट बनाएगा, यानी नमक बनाएगा, और इसके साथ क्या देगा? हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। बात समझ में आ गई? अब बात तो समझ में ठीक है। चलो, जैसे फॉर एग्जांपल हमने HCl ले लिया और इसको एक मेटल के साथ यानी जिंक मेटल के साथ क्या किया? Zn के साथ रिएक्ट करवा दिया। देन हमें क्या मिलता? सॉल्ट, यानी ZnCl, ZnCl मिल गया और हाइड्रोजन क्या हो गया? सेपरेट हो गया। यानी ये कौन सी रिएक्शन है? एक तरह से कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी मिल रही है क्योंकि कंबाइन भी हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कह सकते हो, प्रॉपरली से डिस्प्लेस हो रही है चीजें। बात समझ में आ गई? क्लियर है? अच्छा, कभी कभी तुमसे पूछते हैं कि हाइड्रोजन गैस है तो इसको आप टेस्ट कैसे कर सकते हो? तो इसका एक सिंपल सा है कि इस गैस को अगर हम जिंक ग्रैनुअल्स रिएक्ट करता है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक के साथ टेस्ट ट्यूब के अंदर तो ये पॉप साउंड प्रोड्यूस करते हैं। जब ये पॉप साउंड निकलेगा तो हम समझ जाएंगे कि जो निकलने वाला प्रोडक्ट है दैट इज हाइड्रोजन। क्लियर है? अब बात करते हैं, अगर यही बेस के साथ रिएक्ट कर दे मेटल तो हमें क्या मिलेगा? एसिड के साथ रिएक्ट किया तो नमक और हाइड्रोजन गैस मिली, वही अगर बेस के साथ भी रिएक्ट कर देगा तो हमें क्या मिलेगा? बेस मिलेगा, ठीक है, और प्लस हमें क्या मिलेगा? सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस अगेन रिलीज हो जाएगी। क्लियर? ये चीज क्लियर है? यानी बेस जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस ही मिलती है, यानी जिंक ग्रैनुअल्स रिएक्ट विद NaOH जो कि बेस इन नेचर है, सॉल्यूशन फॉर्म करके जिंकेट बनाता है। जिंकेट यानी क्या मिल गया? जिंकेट, और यहां से हाइड्रोजन गैस क्या होती है? इवोल्यूट होती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। क्लियर है? ये चीज समझ में आ गया? बिल्कुल सही से समझ में आ गया। चलो, अब ये हाइड्रोजन गैस कैसे पता चलेगी? भाई साहब, ये वही पॉप साउंड से प्रोड्यूस पता चलेगी। क्लियर है? तो मेटल का एसिड और बेस के साथ रिएक्शन बिल्कुल अच्छे से तुम लोगों को समझ में आ चुका है। अब फिलहाल आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन। बहुत ही सिंपल सी चीज है ये, ध्यान से समझना इस चीज को। तो अगर हमारे पास कोई एसिड है वो मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कर रहा है या फिर मेटल
सॉरी मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या चीजें मिलेंगी हमें। पहली चीज तो मेटल कार्बोनेट हो या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, दोनों के साथ सेम प्रॉपर्टी काम करती है। अगर हम एसिड को रिएक्ट करते हैं तो अगेन हमें सॉल्ट मिलेगा। याद रखना, मेटल है, मेटल के साथ एसिड रिएक्ट कर रहा है तो सॉल्ट मिलना कंपलसरी है। सॉल्ट मिल गया। अब जो हमारे पास कार्बोनेट था ये कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाएगा यानी CO2 में, और प्लस यहां से वाटर रिलीज हो जाएगा यानी नमक, CO2 और H2O। ये तीन चीजें हमें देखने को यहां पर मिल जाएंगी। रिएक्शन की बात करें तो जैसे हमने HCl ले लिया, एक एसिड Na2CO3 जो कि हमारा क्या है, मेटल कार्बोनेट है, और इससे हमें क्या मिलेगा, सॉल्ट मिल जाएगा। पहले तो NaCl प्लस CO2 और प्लस H2O मिल गया। आई होप क्लियर है कि क्या क्या चीजें मिल रही हैं, सॉल्ट, वाटर, CO2। क्लियर। एक एग्जांपल और लिखा है, देखो सॉल्ट, वाटर, सॉरी H2O और CO2 मिल गया हमें। क्लियर है। अब आता है रिएक्शन ऑफ बेस विद मेटल कार्बोनेट। अगर हम एसिड का रिएक्शन कर रहे थे मेटल कार्बोनेट के साथ या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, वही अगर हम बेस का रिएक्शन कर दें तो बेस के साथ मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का कोई रिएक्शन ही नहीं होता है। यानी यहां पर हमें क्या मिलेगा, नो रिएक्शन। कोई भी रिएक्शन यहां पर देखने को हमें नहीं मिलेगी। क्लियर हो गई बात। अब एसिड का ही रिएक्शन हम किसी और चीज के साथ कराएंगे और दूसरी प्रॉपर्टी को देखेंगे। यानी अब हम किसका रिएक्शन कराएंगे, एसिड और मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन कराएंगे। हम देखेंगे कि अगर हमारा एसिड जो है वो अगर मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या प्रोड्यूस करता है। तो यहां पर हमें सॉल्ट मिल जाएगा, और क्योंकि मेटल है, मैंने बताया एसिड कभी भी मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो हमें सॉल्ट तो देखो जरूर देगा, और प्लस ऑक्साइड है यानी ऑक्सीजन है तो यहां पर वाटर हमें देखने को मिल जाएगा। बात समझ में आ गई। एक हमने HCl ले लिया, HCl को CaO यानी मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवा दिया, हमें क्या मिल गया, सॉल्ट CaCl2, और हमारा वाटर क्या हो गया, यहां से अलग हो गया। समझ में आ गई बात कि अगर एसिड मेटल कार्बोनेट मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा और वाटर बनाएगा। क्लियर है। आई होप कोई डाउट नहीं है इसमें। चलो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विद ईच अदर। ये बहुत अच्छा एग्जांपल है, बहुत अच्छी रिएक्शन होती है जहाँ एक इससे क्वेश्चंस भी पूछते हैं, वैल्यू बेस्ड में पूछ सकते हैं, केस बेस्ड में पूछ सकते हैं। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी को आगे कंटिन्यू हम एक और टॉपिक में करेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में। ठीक है, समझते हैं। पहले अभी हमने एक एसिड ले लिया और एक बेस ले लिया, दोनों क्या बनाएंगे, सॉल्ट बनाएंगे और H2O बनाएंगे। एसिड और बेस मिलकर सॉल्ट बनाते हैं और प्लस वाटर बनाते हैं। क्लियर। अब यहां पर एक समझने वाली चीज क्या है, समझने वाली चीज ये है कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड और वीक बेस, एक टॉपिक हमने अभी पढ़ा था स्टार्टिंग में। अब इन दोनों ही मिलकर सॉल्ट बनाते हैं, लेकिन अगर मैं स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस ले लूं तो क्या मिलेगा, तो क्या सॉल्ट ही मिलेगा। हाँ मिलेगा, तो देखो हर केस में सॉल्ट ही, लेकिन प्रॉपर्टीज यहां पर बहुत अच्छे से चेंज हो जाएगी। ध्यान से समझना इस चीज को, इससे क्वेश्चंस पूछ लेंगे वो। अगर हमारा एसिड स्ट्रॉन्ग है और इसका बेस जो है वो वीक है, तो जो हमारा सॉल्ट मिलेगा ना वो हमेशा स्ट्रॉन्ग वाले की तरफ जाएगा, यानी एसिडिक सॉल्ट मिलेगा। सॉल्ट मिलेगा और वाटर भी मिलेगा, लेकिन सॉल्ट कैसा हो जाएगा, एसिडिक, उसमें एसिड का अमाउंट ज्यादा होगा। अगर एसिड वीक हो गया और बेस स्ट्रॉन्ग हो गया तो बनेगा फिर भी सॉल्ट, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग रहेगा उसकी प्रॉपर्टी को शो करेगा, यानी बेसिक सॉल्ट बन जाएगा। बात समझ में आ रही है। अगर हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है, जो कि इस रिएक्शन को शो कर रहा है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, तो इस समय जो सॉल्ट होगा वो बिल्कुल न्यूट्रल होगा, जिसकी pH वैल्यू 7 हो जाएगी। बात समझ में आ गई। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस दोनों अगर बराबर टक्कर के भाई, तो जंग कौन जीतेगा, कोई भी नहीं। एक टाइम पे जाकर जो फाइट चल रही है वो एंड हो जाएगी, कोई नहीं जीता, कोई विनर नहीं मिला। हाँ इस केस में विनर मिल रहे थे। अगर दोनों के दोनों ही वीक हैं फिर भी क्या हो जाएगा, न्यूट्रल सॉल्ट मिलेगा। उसमें ना एसिड की प्रॉपर्टी से होगी ना ही बेस की प्रॉपर्टी से होगी। समझ में आ गई बात। आई होप क्लियर होगा यहां तक। आगे बढ़े नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इससे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से पूछे जाते हैं, तो मेक श्योर इसको अच्छे से याद कर लेना या स्क्रीनशॉट देखो जरूर ले लेना। चलो फिलहाल हम पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ बेस एंड नॉन मेटल ऑक्साइड। अगर हम बेस का रिएक्शन करवाएं नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ, अभी हमने क्या देखा, मेटल देख लिया, मेटल ऑक्साइड देख लिया, एसिड और बेस को साथ में देख लिया, लेकिन अगर हम नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ कोई रिएक्शन करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है।
तो हमें क्या मिलेगा, एक बेस ले लिया 2NaOH, नॉन मेटल ऑक्साइड ले लिया CO2, नॉन मेटल ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड, इससे हमें क्या मिल जाएगा, सॉल्ट यानी Na2CO3 और प्लस हमारा वाटर, यानी सॉल्ट और वाटर हमें देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। तो हमें सिर्फ और सिर्फ ये याद करना है और इसके साथ दो एग्जाम्पल, एटलीस्ट 2 एग्जाम्पल्स, मैंने एक एग्जाम्पल्स दिया है, एक एग्जाम्पल्स आप अपनी बुक से याद कर लेना। क्लियर है, समझ में आ गया? बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, बहुत आसानी से याद हो जाएगा। बस तुम्हें करना क्या है, देखते रहना है वीडियो को, जहां अच्छा लगे कॉपी पेन पे नोट कर लो, एक क्विक रिवीजन टाइप की तुम्हारी नोट्स बन जाएगी जो हेल्प कर देगी तुम्हारे एग्जाम में बहुत अच्छे से। क्लियर हो गया? चलिए फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं और अब हम देखेंगे कुछ पीएच के बारे में कि बेसिकली ये पीएच क्या होता है, या इंडिकेटर्स क्या होते हैं, या यूनिवर्सल इंडिकेटर्स क्या होता है। तो ध्यान से समझना, इस टॉपिक से रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, मतलब ये टॉपिक भी क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए समझ लेते हैं चीजों को। तो हमारा टॉपिक है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस सॉल्यूशन। मान लो साइंटिस्टों के पास पानी में ऐसा कुछ एसिड आ गया, हालांकि ये नॉर्मल वाटर है। अब ये पानी एसिडिक है या बेसिक है, अगर चलो पता चल गया एसिडिक है, लिटमस पेपर से हमने चेक कर लिया। अब कमेंट करके ये बताना कि अगर ये पानी एसिडिक है तो ये पानी लिटमस पेपर के किस कलर को किस कलर में चेंज करेगा। कमेंट करके बताना मुझे, देखते हैं कौन कौन से बच्चे कमेंट करते हैं। अच्छा, दूसरी चीज, एसिडिक अगर है तो कितना एसिडिक है, कितना एसिडिक है, क्या हम इसे पी सकते हैं, टच कर सकते हैं, या फिर भाई पीते ही हम हाथ जल जाएगा, मतलब हाथ में निकालते ही हाथ जल जाएगा, ऐसा है क्या? तो इसका पता करने के लिए एक यूनिवर्सल इंडिकेटर का यूज करते हैं। यूनिवर्सल इंडिकेटर का मतलब पूरे वर्ल्ड में यही इंडिकेटर यूज हो रहा है, ठीक है। अब ये क्या करता है, कलर पैटर्न शो करता है, डिफरेंट डिफरेंट कलर शो करता है, और डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के बेसिस पे हमें पता चल जाता है कि वो सब्सटेंस कितना ज्यादा एसिडिक या कितना ज्यादा बेसिक इन नेचर है। समझते हैं, समझ में आ जाएगा। इसके लिए हम यूज करते हैं पीएच स्केल। ये यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है, पीएच स्केल, जो तुम्हें यहां पर दिख रहा है। तो इस टाइप की स्केल का यूज करते हैं। अब ये स्केल जो है ये बेसिकली मेजर क्या करती है, H+ आयंस को मेजर करती है, ठीक है, H+ आयन को मेजर करती है, और बाद में जो P है ये पीएच स्टैंड्स को फॉलो करता है। अब इसका मतलब क्या होता है, प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स एक जर्मन वर्ड है, ठीक है, जिसका मतलब होता है पावर। प्रोटोजोन्स का मतलब होता है पावर, यानी H+ आयंस को मेजर करके वो उसके पावर को शो करती है। यानी अगर मैं किसी सब्सटेंस के अंदर इस पीएच लेवल को डालूं और वो इन कलर्स में चेंज हो जा रहा है, ब्लू हो गया, रेड हो गया, ऑरेंज हो गया, येलो हो गया, ग्रीन हो गया, तो ये जो कलर्स हैं इसकी स्पेसिफिक वैल्यू है। वो वैल्यू क्या है कि अगर मान लो जो वैल्यू आ रही है पीएच पेपर की उस पे अगर 7 शो कर रहा है, 7 का मतलब ये वाला कलर शो कर रहा है, तो वो कैसा हो जाएगा, न्यूट्रल सोल्यूशन। यानी जो हमारा वाटर है वो क्या है, न्यूट्रल सोल्यूशन है, क्योंकि उसकी पीएच वैल्यू 7 है। अच्छा, अगर यही ये क्या हो जाए, पीएच वैल्यू इधर आ जाए, 7 से लेफ्ट साइड में जाए, यानी लेस देन 7 हो जाए पीएच की वैल्यू, तो वो सोल्यूशन एसिडिक हो जाता है। मतलब जैसे जैसे 7 से कम होगा सोल्यूशन एसिडिक होता जाएगा, और वही अगर राइट साइड में जाएगा तो सोल्यूशन बेसिक होता जाएगा। मतलब 7 के अगर इक्वल है तो न्यूट्रल, 7 से वैल्यू लेस है तो एसिडिक, 7 से ज्यादा है तो बेस। यानी सबसे ज्यादा बेस ये 14 वाला हो जाएगा, और सबसे कम ज्यादा एसिडिक ये 0 वाला हो जाएगा। बात समझ में आ गई? और मिड में रहेगा तो ये न्यूट्रल रहेगा। क्लियर? आई होप ये तक क्लियर होगी सारी चीजें, कोई डाउट नहीं होगा। चलो सो अब आगे बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर डेली लाइफ की। अब हमारे डेली लाइफ में भी तो पीएच की कोई रिक्वायरमेंट होगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप अपने हेयर ट्रीटमेंट के लिए जाते हो तो जो डर्मोलॉजिस्ट होते हैं वो बेसिकली आपके शैम्पू वो प्रेफर करते हैं जिस लेवल पे आपके हेयर्स का पीएच वैल्यू होता है, ताकि वो उसको न्यूट्रलाइज कर पाए। बहुत सारी चीजें हैं, मतलब बहुत सारे यूजेस हैं, लेकिन हम बिल्कुल एक बेसिक यूजेस देखेंगे कि हमारे डेली लाइफ में क्या यूजेस हैं। तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर आप सबको पता है कि एक एसिड पाया जाता है HCl का। वो बेसिकली क्या करता है, हमारे रिलीज करता है, जब हम खाना खाते हैं रिलीज होता है, और हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। अब जब आप ज्यादा खाना खा लेते हो तो उसको क्या लगता है कि भाई खाना ज्यादा है, एसिड की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, वो ज्यादा एसिड रिलीज कर देता है, और वही जब एसिड ज्यादा हो जाता है तो हमारे पेट में गैस बनती है और हमें लगता है कि एसिडिटी हो गई है, एसिडिटी हो गई है।
बात समझ में आई? और बहुत बार ये क्वेश्चन पूछते हैं कि किसी को एसिडिटी है तो उसकी एसिडिटी को कैसे सही किया जा सकता है। हमने अभी पढ़ा था कि एसिड और बेस को जब मिलाते हैं तो रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में वाटर फॉर्म हो जाता है या सॉल्ट कैलो फॉर्म हो जाता है, और पीएच वैल्यू क्या हो जाती है, 7 के आसपास आ जाती है। क्लियर है यहां तक? यानी जब आपको एसिडिटी हो तो आपको कुछ बेस खाना है, और हम जब इनो पीते हैं बेसिकली, तो इनो क्या होता है, बेसिक इन नेचर होता है, वो एसिड के साथ मिलकर न्यूट्रलाइज रिएक्शन क्रिएट कर देता है। प्लस कुछ ऐसे समझदार लोग भी हैं जो एसिडिटी होती है तो कहते हैं लाओ भाई थोड़ी सी कोल्ड ड्रिंक लाओ, कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं और हमारा सॉल्व हो जाएगा सॉल्यूशन। ये भाई वो कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि सॉफ्ट ड्रिंक या कोल्ड ड्रिंक जो भी है ना वो खुद में एसिड है। तो अगर आपको एसिडिटी हुई है और आप वापस से और एसिड ले रहे हो तो वो और ज़्यादा बेकार चीज़ है, और ज़्यादा आपकी प्रॉब्लम को बढ़ा देगी ना कि कम करेगी। क्लियर? तो इस मिसकंसेप्शन से दूर रहना। अगर आपके एसिडिटी है तो आपको बेसिक कुछ खाना है जिसका नेचर बेसिक हो। ठीक है? दूसरा, टूथ डिके कॉज्ड बाय द एसिड। तो बैक्टीरिया जो होता है ना हमारी दांतों में जो प्रेजेंट होता है, जो माउथ में प्रेजेंट होते हैं, वो शुगर को एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारी दांतों में गड्ढे होने लगते हैं, दांतों में प्रॉब्लम होने लगती है, दांतों का मतलब टूथ का डिके होने लगता है। तो यही प्रॉब्लम है जिसकी वजह से जो मेन हमारे दांतों में पेन वगैरह होती है। तो ये बेसिक यूजेस थे हमारे एसिड के हमारी डेली लाइफ में। अब फिलहाल आगे बढ़ते हैं, और अब हम बढ़ते हैं सॉल्ट की तरफ, क्योंकि हमारा एसिड हो चुका है, बेस हो चुका है, और अब हमें पढ़ना है सॉल्ट। तो देखो सॉल्ट में बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। तो पहली बात, पीएच ऑफ सॉल्ट की बात करें तो पीएच ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट बनता कैसे है, बेसिकली एसिड और बेस के हमेशा बीच में रहता है, यानी सॉल्ट की पीएच वैल्यू हमेशा एक तरह से न्यूट्रलाइज रहती है, मतलब 7 के आसपास वो घूमता रहता है। ठीक है? दूसरा, हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉल्ट की। तो पहली बात तो ये क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, यानी आपने नमक देखा होगा घरों में यूज होता है, वो क्रिस्टल्स के फॉर्म में होता है, छोटे छोटे पीसेस के फॉर्म में होता है। ठीक है? सॉल्ट में भी ट्रांसपेरेंट और एक्वस, ट्रांसपेरेंट भी हो सकता है ये, और एक्वस भी हो सकता है। ठीक है? जितने भी सॉल्ट होते हैं मोस्टली वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं। ठीक है? सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन दियर मोल्टन स्टेट ऑल्सो। भाई आपके पास पानी है, प्योर वाटर, प्योर H2O, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, मैं पहले बता दूं। हाँ, उसमें आपने 2-3 चम्मच नमक डाल दिया, अब वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो गया, मतलब सॉल्ट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। सॉल्ट में बी सॉल्टी, सोर, स्वीट, बिटर एंड उमामी, जिसको हम कहते हैं सोवरी टेस्ट होता है। मतलब जैसे आपने घर में भी 3-4 तरह के नमक देखे होंगे, सबका टेस्ट थोड़ा थोड़ा अलग होता है, उन्हीं की हम बात कर रहे हैं। तो नेचुरल सॉल्ट देखा जाए तो ये ओडोरलेस होता है, सॉल्ट को आप सूंघो कोई खुशबू नहीं आती है, नेचुरल सॉल्ट की बात कर रहे हैं। सॉल्ट कैन बी कलरलेस या फिर कलर्ड, जैसे कि हमने यहाँ देखा था ट्रांसपेरेंट और ओपेक होता है, तो जैसे कलरलेस भी होता है और कभी कभी कलर्ड सॉल्ट भी मिलते हैं। तो ये बेसिक प्रॉपर्टीज थी सॉल्ट को लेकर, लेकिन हमें बेसिकली पढ़ना क्या है, सॉल्ट की फैमिली, सॉल्ट की फैमिली, भाई इनके फैमिली के बारे में पढ़ना, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है? तो सॉल्ट्स हैविंग कॉमन एसिड एंड बेसिस रेडिकल्स, यानी जिसके पास जितने भी तरह के सॉलिड है उन सब के पास अगर कोई कॉमन टाइप का एलिमेंट है उसको हम एक फैमिली में डाल देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम सॉल्ट की बात करें तो इसके सारे सॉल्ट में सोडियम जरूर होगा, देखो Na, ये जितने भी टाइप के सॉल्ट हैं ये सब किस फैमिली में आएंगे, सोडियम सॉल्ट में आएंगे। भाई इनका सरनेम एक है ना, ऐसा समझो कि इनका सरनेम क्या है, एक है, सेम सरनेम वाले सेम फैमिली में। ठीक है? दूसरा, क्लोराइड सॉल्ट, यानी यहाँ पे क्लोराइड जरूर होगा, Cl। कार्बोनेट सॉल्ट, यानी यहां पर तुम्हें क्या देखने को मिलेगा, कार्बोनेट, CO। ये पोटेशियम सॉल्ट, K देखने को मिल जाएगा। सल्फेट सॉल्ट, Na2SO4। देखो ये क्या है, ये फैमिली ऑफ सॉल्ट है। तुमसे पूछ देगा राइट डाउन द एग्जांपल्स ऑफ सोडियम सॉल्ट, भाई लिख देना, सोडियम सॉल्ट पूछेगा, क्या लिख दोगे, डेफिनेशन क्या लिख दोगे, द सॉल्ट विच हैव कॉमन एज सोडियम, जिसके पास सबके पास सोडियम है वो क्या हो जाएगा, सोडियम सॉल्ट हो जाएगा। बारी आती है पीएच वैल्यू ऑफ सॉल्ट की, ये इंपॉर्टेंट है। तो देखो पीएच वैल्यू ऑफ जो सॉल्ट होती है वो ध्यान से देखो, नेचुरल सॉल्ट की पीएच वैल्यू 7 होती है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था कि ये न्यूट्रल होता है, एसिड और बेस के बीच में होता है। बस अगर हम एसिडिक सॉल्ट की बात करें, यानी इसमें एसिड का अमाउंट ज्यादा होगा, उसकी पीएच वैल्यू 7 से कम होगी, यानी एसिडिक है तो 0 की तरफ बढ़ेगी, और अगर बेसिक है तो मोर देन 7। ये सारी चीजें तो आपको पहले से ही पता है।
क्लियर हो गई ये चीज? आई होप ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब जो हम आगे टॉपिक पढ़ेंगे वो ना ही एसिड का है ना ही बेस का है। हाँ, सॉल्ट का थोड़ा बहुत मान सकते हो या समझ सकते हो कि वो अलग टाइप की रिएक्शंस का है। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं और अब समझते हैं हमारे कुछ पर्टिकुलर पॉइंट जो विदाउट एनी हेडिंग आते हैं, किसी भी हेडिंग के अंडर में नहीं आएंगे। तुमसे पूछ देगा सोडियम क्लोराइड क्या होता है, या इसका केमिकल नेम NaCl, इसको हम बोलते क्या है, कॉमन नेम क्या है, रॉक सॉल्ट। ठीक है, कहां से मिलता है, सी वाटर से मिलता है। किस काम में आता है, घरों में फूड बनाने के काम में आता है। पीएच वैल्यू न्यूट्रल यानी 7। क्लियर है, इतनी मेन चीजें ही तुम्हें यहां पर याद रखनी है। सोडियम हाइड्रोक्साइड कहां मिलता है, इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं अगर हम NaCl का, वो भी तब जब एक्वस फॉर्म में होता है, यानी NaCl को पानी में मिलाओ और उसका इलेक्ट्रोलिसिस कर दो। ठीक है, किस काम में आता है, लैब में सोप या फिर पेपर वगैरह को बनाने में यूज किया जाता है। Cl2 एनोड पर इकट्ठा हो जाता है और H2 आयंस कहां पर होता है, कैथोड पर। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या है, यहां से हम इसको क्रिस्टलाइन करके सेपरेट भी कर सकते हैं। दूसरा, ब्लीचिंग पाउडर की बात करें तो ये किस काम में आता है, पहली बात तो ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम में आता है, चीजों के कलर को हटाने के लिए, ये क्लीन करने के लिए बेसिकली यूज होता है। ठीक है, वाटर को डिसइंफेक्टेड करने के लिए भी इसका यूज होता है, जो बड़ी बड़ी टंकियां लगी रहती हैं शहरों में उसमें डालते हैं। और तीसरा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। लेकिन ये हमें मिलता कहां से है, तो जब कभी भी हम क्लोर एल्कली बनाते हैं तो इसका ये एज अ बाई प्रोडक्ट हमें मिल जाता है। क्लोर एल्कली बनाते समय ये एज अ बाई प्रोडक्ट हमें मिल जाता है। क्लियर? इसके बाद आता है ब्लीचिंग सोडा, जिसको हम क्या कहते हैं, NaHCO3। इसकी पीएच वैल्यू 8.4 होती है। ये वीकली बेसिक होता है। किसकी तरह काम करता है, एंटीसाइड की तरह काम करता है, एंटीसाइड की तरह काम करता है। किस काम में आ जाता है, ब्रेड बनाने के काम में आता है, बिस्कुट, केक यानी कुकीज बनाने में हेल्प करता है बेसिकली। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ये भी काम करता है और ये बेकिंग पाउडर बनाने में भी क्या करता है, हेल्प करता है। बेकिंग पाउडर वही जो हम फूड्स को सॉफ्ट बनाने में यूज करते हैं, यानी इसके लिए भी ये काम करता है। क्लियर हो गई ये सारी चीजें? आई होप यहां तक क्लियर होगा। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। हाँ, ये टॉपिक जो है ना, ये इंडिविजुअली 3 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब ये टॉपिक अगर तुम्हें पता है तो एक ना एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन तुम आराम से कर लोगे इस चैप्टर से। आगे बढ़ते हैं, वॉशिंग सोडा की बात करते हैं। तो वॉशिंग सोडा बेसिकली हमारे पास जो कहा जाता है दैट इज Na2CO3.10H2। तो ये वॉशिंग पाउडर की तरह यूज करते हैं इसको हम, सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर की तरह भी यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वाटर हार्ड है तो उसको सॉफ्ट करने का काम करता है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द ग्लास एंड सीमेंट में भी इसका यूज किया जाता है। क्लियर है ये चीजें? अब बारी आती है हमारे क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर की, यानी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का टॉपिक अब हम कवर करेंगे, जो कि अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, तो द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स बाउंडेड टू क्रिस्टल सॉल्ट, यानी हमारे पास अगर कोई क्रिस्टल सॉल्ट है उसके साथ वाटर के मॉलिक्यूल्स अगर बाइंड हैं, वो भी कितने बाइंड है, उसको हम क्या बोलते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जैसे फॉर एग्जांपल CuSO4.5H2O में 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O, 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O क्या है, ये बाइंड है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। कितना है इसका, 5। बात समझ में आ गई? मतलब जितने नंबर ऑफ क्या हो मॉलिक्यूल्स वाटर के बाइंड हो उसके साथ, उसको हम क्या बोलेंगे, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइन। हाइड्रेटेड सॉल्ट क्या होता है, हाइड्रेटेड सॉल्ट, हाइड्रेटेड का मतलब जहां पर पानी मिक्स हो भाई, है ना। तो सॉल्ट विच कंटेन फिक्स्ड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट इज H2O, जहां पर H2O का नंबर क्या हो, फिक्स हो। जैसे फॉर एग्जांपल CuSO4.5H2O, इसमें क्या है, 5 वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या है, फिक्स हैं। FeSO4.7H2O, यहाँ पर 7 हाइड्रोजन ऑक्सीजन वाटर के मॉलिक्यूल्स एड ऑन हैं। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, ये सारे के सारे सॉल्ट कैसे हैं, हाइड्रेटेड सॉल्ट है, क्योंकि इनके साथ पानी जरूर है। इसी का उल्टा एनहाइड्रेटेड सॉल्ट, जहां पर पानी का अमाउंट ना हो, जैसे फॉर एग्जांपल CuSO4 एंड 5H2O था, ये बेसिकली ब्लू कलर का होता है। अगर हम इसे हीट दे देंगे तो यहां से वाटर जो है वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और हमें अपने पैन के नीचे बेस में CuSO4 जो कि व्हाइट कलर का होगा वो मिल जाएगा। तो ये जो CuSO4 मिला ये एनहाइड्रेटेड सोल्यूशन है, क्योंकि इसमें वाटर का सब्सटेंस अब हमारे पास नहीं है। बात समझ में आई, क्लियर हो गई चीजें?
ईच एंड एवरी टॉपिक जो मैंने यहाँ पर बताए हैं इसको नोट जरूर कर लेना या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं साइड हट जाता हूँ क्योंकि कंपलसरी है अपने एग्जाम से पहले ना एक बार ये सारे लेक्चर्स देखकर चले जाओगे तो भाई तुम्हारा काम ही खत्म हो जाएगा, मतलब बेस्ट ऑफ बेस्ट तुम्हारा काम होने वाला है। तो चलो फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं और अपने लास्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। यहां से देखो तुमसे एक ना एक एमसीक्यूज का क्वेश्चन पूछ लेंगे या फिर कभी कभी क्वेश्चंस 1-2 मार्क्स में यहां से पूछे जा सकते हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बेसिकली होता क्या है? तो ये बनता है जब हम जिप्सम को क्या करते हैं, हीट करते हैं। जिप्सम को हमने हीट कर दिया, हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस मिल जाएगा। होता क्या है, CuSO4.2H2O, वो भी कितने डिग्री सेल्सियस पर, 373 डिग्री केल्विन पर अगर हम हीट करते हैं जिप्सम को तो हमें मिलता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको शॉर्ट में हम POP भी कहते हैं। याद रखना POP। चौक बनाने के लिए काम आता है, चौक जो पुराने जमाने में ब्लैक बोर्ड पर लिखते थे, ठीक है। टॉयज बनाने के काम आता है, स्टैचूज बनाने के काम आता है, मोल्ड्स बनाने के काम आता है, वो भी खासकर वो ज्वेलरीज के जो मोल्ड होते हैं ना वो इससे बनाए जाते हैं। दूसरा, जो बोन्स का फ्रैक्चर हो जाता है, तुमने देखा होगा बहुत बार बोन्स का फ्रैक्चर होता है तो प्लास्टर चढ़ाते हैं, वो भी POP ही है, प्लास्टर ऑफ पेरिस ही चढ़ाते हैं वहां पर भी, ठीक है। बाकी घरों की वॉल्स जब बनती है तो सरफेस को स्मूथ बनाने के लिए भी POP का यूज करते हैं ताकि सरफेस जो है वो काफी ज्यादा स्मूथ बन जाए। बात समझ में आ गई? एंड फाइनली हमने इस चैप्टर को भी पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। मीनवाइल मैं तुम लोगों के लिए हर एक केमिस्ट्री के चैप्टर की इंपॉर्टेंट रिएक्शंस का PDF लाने वाला हूं बहुत ही जल्द, बहुत ही जल्द। उसके लिए तुम्हें सिर्फ करना है, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना है और मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट तुम्हें सामने भी दिख रहा है या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख जाएगा, दैट इज SURYA0315। मुझे फॉलो कर लेना। फॉलो करके मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, तुम्हें मैसेज कर देना है। और मैसेज क्या करोगे, इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इंपॉर्टेंट रिएक्शन, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट रिएक्शन आएगी और इवन मैं उसका वीडियो भी बनाऊंगा। तो कमेंट करके बताना जितने बच्चे हो, अगर तुम्हें इंपॉर्टेंट रिएक्शन चाहिए तो मेक श्योर कमेंट करना और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर कर लेना। देखो सिंपल सी चीज है, जितना भी पढ़ाया जा रहा है इसको कॉन्सेंट्रेट करके सुनो, एक नहीं, दो नहीं, 3 बार सुनो, बेसिकली सारी चीजें याद हो जाएंगी क्योंकि बहुत इजी लैंग्वेज में पढ़ा रहा हूँ और ईच एंड एवरी टॉपिक्स को क्लियर भी कर रहा हूँ। वन शॉट का मतलब ये नहीं है कि आप कोई टॉपिक छोड़ दो या इंपॉर्टेंट नहीं है तो मत पढ़ाओ। ईच एंड एवरी टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे। पूरी साइंस खत्म करने के बाद फिर हम मैथ्स भी शुरू करेंगे। तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अभी तक अगर बेल आइकन पर नहीं क्लिक किया है ना तो बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लो, क्योंकि ताकि जैसे ही वीडियो आए तुरंत आपको एटलीस्ट मिल जाए। तो मैं सूर्य प्रकाश मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही अमेजिंग वन शॉट्स या फिर स्टडी टिप्स की वीडियोस के साथ। टिल देन गुड लक और अपनी पढ़ाई करते रहो। पढ़ाई में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। कोई भी प्रॉब्लम हो स्टडी से रिलेटेड या मोटिवेशन से रिलेटेड या डिप्रेस फील कर रहे हो या लोनली फील कर रहे हो, सो यू कैन डायरेक्टली मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम। मैं हर एक बच्चे का 100% रिप्लाई जरूर करता हूँ। सो गुड लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।